मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी दिल्ली में छिड़े सियासी संग्राम की, रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर प्रियंका गांधी के करारे जवाब, देखेंगे बिहार में नीतीश को साधने के लिए आरजेडी ने खेला कौन सा दांव, महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी को तोड़ने के लिए बीजेपी का क्या है प्लान, जानेंगे डल्लेवाल की बिगड़ती तबीयत के बीच किसानों के बड़े ऐलान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक, 4 हफ्ते में सभी पक्षों से मांगा जवाब। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने डाली थी याचिका। वन नेशन वन इलेक्शन पर हुई जेपीसी की पहली बैठक, संबित पात्रा समेत कई सांसद 18,000 पन्नों की रिपोर्ट लेकर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने चुनाव खर्च पर उठाए सवाल। पाकिस्तान से छिन सकती है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, 3 स्टेडियमों का निर्माण नहीं हुआ पूरा, यूएई को मिल सकता है मौका। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 50 अंकों की गिरावट के साथ 78,148 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 18 अंकों की गिरावट के साथ 23,688 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर उन्हें सीएम आवास से बाहर फेंकने के आरोप लगाए हैं, और अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेता बीजेपी से पीएम आवास दिखाने की मांग कर रहे हैं। तो दिल्ली में शीश महल मामले को लेकर कैसे छिड़ा संग्राम, देखिए इस रिपोर्ट। बीजेपी आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल को सीएम हाउस के रेनोवेट कराने के मामले में घेरने में जुटी थी। दावा कर रही थी कि बड़ा घोटाला हुआ है, टेंडर 8 करोड़ का था, पेमेंट 4 गुना ज्यादा किया, लेकिन आपने पलटवार करते हुए पीएम आवास में और भी बड़े घोटाले का दावा कर दिया है। पीएम मोदी के आवास को 2700 करोड़ का राजमहल बताया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से सीएम हाउस में कई लग्जरी सुविधाओं और उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया गया था। इसे लेकर आप सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर सीएम हाउस दिखाने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। संजय सिंह की पुलिस के साथ बहस भी हुई। आप नेताओं ने कुछ देर धरना भी दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले, बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो, तो हम भी देख ले। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने, ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम। इसके बाद आप नेता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। साफ है कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी जो भी आरोप लगा रही है उसमें वो खुद ही भिड़ती दिखाई दे रही है। आप लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी के हर दांव पर आपके दिग्गज नेता पलटवार करते नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी नेता विरोधियों को मौके भी देते जा रहे हैं। पार्टी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत थमती नहीं दिख रही। अब खुद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। तो अपने ही नेता के बयान पर कैसे घिरी बीजेपी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान ने पार्टी को गंभीर संकट में ला दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लेकर दिए उनके विवादित बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से बिधूड़ी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई। यहाँ तक कि उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की भी मांग की गई। और अब इस पर खुद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के बयान को बेहुदा बताया। प्रियंका ने कहा कि फिजूल की बात की हम चर्चा नहीं करते। रमेश बिधूड़ी मेरे गाल की बात करते हैं, अपने गाल की बात क्यों नहीं करते। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। आपको बता दें कि कालका जी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि वो कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना देंगे, जिसके बाद इस पर काफी बवाल हुआ और बिधूड़ी को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्होंने अपने बयान के लिए खेद जताते हुए कहा कि मेरी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी। अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। इसके बावजूद महिलाओं को लेकर बिधूड़ी के बयान नहीं थमे। अगले ही पल उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया। बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी मार्लेना अब सिंह बन गई है, उन्होंने अपना पिता बदल लिया है।
इस पर आतिशी ने कहा कि बीजेपी महिला विरोधी पार्टी है। साफ है, बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आए बिधुड़ी के इस बयान की हर तरफ चर्चा हो रही है, लेकिन ये चर्चा बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी बिधुड़ी का टिकट वापस लेगी। दिल्ली चुनाव से पहले बिधुड़ी के बयान ने बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। तो बिहार में भी बवाल थमता नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज है, लेकिन ये अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर नहीं कर रहे। लालू यादव नीतीश को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के तेवर तीखे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर करारा तंज कसा है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आरजेडी नीतीश को साधने के लिए नई रणनीति अपना रही है? क्या है पार्टी का प्लान? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है, ये समझ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है। इस असमंजस के बीच तेजस्वी यादव के एक ट्वीट ने सियासत को गरमा दिया है और कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। बिहार की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार की परीक्षाएं, पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही है। महंगाई हर घर हर परिवार को खा रही है। छोटे बड़े व्यवसायियों का व्यवसाय बर्बादी के कगार पर है। इनके शासन में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन में बिहार अव्वल है। तो अपने इस ट्वीट के साथ तेजस्वी ने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उन्होंने पिछले कुछ महीनों में टूटे पुलों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने इस यात्रा को दुर्गति यात्रा बता दिया है। अब तेजस्वी के इस तंज ने सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर तेजस्वी के मन में चल क्या रहा है। एक तरफ आरजेडी नीतीश को साथ आने का न्योता दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी हमलावर है। ऐसे में जानकारों ने इसे तेजस्वी की दोहरी रणनीति बताया है, जिससे नीतीश कुमार पर वो दबाव बना सके। यानी कहा जा सकता है कि तेजस्वी के एक ट्वीट ने नए सवालों को खड़ा कर दिया है कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। बिहार में बीजेपी को झटका लगना तय माना जा रहा है। अगर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया तो इसका असर केंद्र की मोदी सरकार पर भी पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी पहले से ही अपने बचाव में उतर आई है और सहयोगी दलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से अजित पवार पर शरद पवार की पार्टी को तोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। क्या एनडीए फिर से एकजुट हो रहा है या फिर उसमें एक और टूट हो रही है? महाराष्ट्र की सियासत में जो खबर चल रही है उसमें ईडी की सक्रियता बढ़ने की बात हो रही है। एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि एनडीए की तरफ से हमारे सांसदों से संपर्क किया गया है, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। सभी सांसद शरद पवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और वे सभी जानते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों में चुना गया है। लोगों ने उन पर भरोसा दिखाया है और वे कहीं नहीं जाएंगे। तो वहीं जितेंद्र आभार ने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि सांसदों को शरद पवार और सुप्रिया सुले को छोड़ने का प्रस्ताव मिल रहा है। अजित खेमे में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। आभार ने कहा कि एक तरफ तो वे कहते हैं कि शरद पवार उनके भगवान हैं और फिर शरद पवार की पार्टी को एक बार फिर तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब हमारी पार्टी के सांसद कहीं नहीं जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ संजय राउत ने भी जितेंद्र आभार के दावे पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। राउत ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। जब तक एनसीपी शरद पवार के नेतृत्व वाले धड़े से दल बदल नहीं करवा लेती, तब तक उसे केंद्र सरकार में कोई पद नहीं मिलेगा और मंत्री पद के लिए ही एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। वैसे दावा ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी शरद पवार की पार्टी के कम से कम 6 सांसदों को तोड़कर लोकसभा में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर जो निर्भरता है उसे खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। साफ है, बीजेपी को सत्ता की कमान खोने का डर सता रहा है और इसे बचाने के लिए ही वो इस तरह के दांव अपना रही है। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। किसानों का आंदोलन भी बीजेपी के गले की फांस बन गया है। लगभग 1 साल से शंभू बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं। 44 दिन से किसान नेता डल्लेवाल अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों ने एक और बड़ा ऐलान किया है।
देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 1.5 महीने से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है। किसान नेताओं ने दावा किया है कि अब डल्लेवाल को बोलने में भी दिक्कत हो रही है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो केंद्र सरकार हालात को संभाल नहीं पाएगी। किसान नेताओं ने 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। जल्दी इसको लेकर प्लान भी बनाया जाएगा। इसी के साथ किसान नेता सरवण सिंह पंडेर ने लोहड़ी के अवसर पर यानी कि 13 जनवरी को पूरे देश में नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट चलाने का ऐलान भी किया है। साथ ही 10 जनवरी को पीएम मोदी का पुतला जलाने का भी ऐलान किया है। पंडेर ने कहा कि नई कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द किए गए